ब्लॉक प्रमुख चुनाव कराने की तैयारियां 15 जुलाई तक की तैयारियां हैं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो जाए। पंचायती राज विभाग ने चुनावों की तारीखों पर मंथन शुरू कर दिया है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज। जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनावों की तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री योगी से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय होगा। 17 सितंबर को 826 क्षेत्र पंचायतों का बढ़ा हुआ कार्यकाल खत्म होगा, समाप्त होगा। वहीं जिला पंचायत सदस्यों की शपथ 10 जुलाई को होनी संभव है। 10 जुलाई को शपथ हो सकती है जिला पंचायत सदस्यों की। तो अध्यक्षों के चुनाव हो गए हैं और जबरदस्त प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला। समाजवादी पार्टी जितने अंक 3050 जो टोटल सीट थी सदस्यों की उसमें हासिल करने चाहिए थे, कर नहीं पाई। और अब ब्लॉक प्रमुखों के जो चुनाव है उस पर सबकी निगाहें हैं और जल्द ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस पर मंथन चल रहा है। बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में 35 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी की गई है। हालांकि डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत जान लीजिए 99.86, यानी शतक से बहुत कम दूर रह गए हम। डीजल की कीमत 89.36 रुपए प्रति लीटर। मुंबई में 105, चेन्नई में 100, भोपाल में 108, बेंगलुरु में 103, पटना में भी 102 के करीब। तो कुल मिला के महंगाई एक कदम और आगे बढ़ती है। डीजल के दामों में इजाफा नहीं, लेकिन आज भी दिल्ली में 35 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। यही वजह है कि अब अच्छे दिनों पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में है। आम आदमी की स्थिति और भी खराब होती जा रही है और 99.86 प्रति लीटर दिल्ली में पेट्रोल बिक रहा है, यानी कि 14 पैसे और शतक पेट्रोल का दिल्ली में। अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रयागराज हाईकोर्ट में आज 3 अहम मामलों पर बड़ी सुनवाई होने वाली है। पहला मामला जो है वो आपको बताते हैं, कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अब सख्त है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के साथ ही सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड से जवाब मांगा है। कई निजी स्कूलों से भी जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि रोक के बावजूद मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही है। दूसरा मामला जो है जिसमें सुनवाई आज होनी है वो है कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के ब्लैक मार्केटिंग मामले में भी सुनवाई होनी है। गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने याचिका दायर की है। मामले की जांच सीबीआई और एसआईटी से कराने की मांग की है। उन्होंने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन के ब्लैक मार्केटिंग करने का आरोप लगाया। तीसरा मामला महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आज सुनवाई है। सरकार आज अपना जवाब दाखिल करेगी। मणिलाल के वकील का दावा है कि पुलिस ने अवैध तरीके से मणिलाल को अपने कब्जे में रखा है। पाटीदार पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वो हालांकि फरार है, लेकिन जो वकील है मणिलाल पाटीदार के वो आरोप लगा रहे हैं कि वो तो पुलिस ने अवैध तरीके से, गलत तरीके से अपने पास रखे। अगस्त में पूर्वांचल एक्सप्रेस का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद इसे आम जन के लिए खोल दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पूरे मामले पर सीएम होम अवनीश अवस्थी के साथ हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने बात की है। उनसे क्या बातचीत हुई आप ही सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जब 25 करोड़ वृक्ष लगाने की शुरुआत की तो वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे सुल्तानपुर में की शुरुआत की और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम किस तरीके से चल रहा है इसका भी निरीक्षण किया। कब तक ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा, प्रधानमंत्री कब उद्घाटन करेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपीटा के जो सीईओ हैं अवनीश अवस्थी जी वो मौजूद है। सर, आज प्रधानमंत्री ने निरीक्षण किया है, कब तक ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू हो जाए, क्योंकि ये एक लाइफलाइन माना जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को कई दिन पहले और वन विभाग को कहा था कि वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी पेड़ रोपित करेंगे। उनका ये मानना है कि अगर एक्सप्रेसवेज, हाईवेज और सड़कों किनारे पेड़ लगाए जाते हैं तो निश्चय है ही इससे जो है पूरे प्रदेश में एक नई और क्रांति आएगी। आज जो है टारगेट ये था कि 1 बिलियन पौधे लगाए जाएं, यानी 100 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएं। वो भी आजकल में वो पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने हरिशंकरी जो होता है
पंचवटी होता है, नवग्रह वाटिका होता है, और फिर जो है उन्होंने एक स्मृति वाटिका का भी जो है आज चलकर जो है वहाँ पर अपना मार्गदर्शन दिया। बच्चों ने जो है स्मृति वाटिका लगाई, कोविड से मरने वालों के लिए, कोविड से जिन्होंने जान गंवाई है उनकी याद में हम लोगों ने स्मृति वाटिका टेकअप की है और उनका मार्गदर्शन मुख्यमंत्री जी का है। आज उन्होंने एक हेरिटेज पेड़ के नीचे भी, बरगद के पेड़ के नीचे भी जाकर बहुत खूबसूरत पेड़ जो है इत्तेफाक से हमारी एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बगल में था, वहाँ पर भी जाकर पूजा की है। मूल रूप से उनका उद्देश्य है कि हम अपने एक्सप्रेसवे के किनारे जो पेड़ है वो लगाएं, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और अगर कोरोना से लड़ना है तो ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता होगी। जहाँ तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सवाल है, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, 94% तक काम हो चुका है। थोड़ा बहुत काम जो बाकी है, हमारी कोशिश है कि अब अगस्त महीने तक लगभग जितने काम हैं पूरे कर लें और अगस्त महीने के बाद अगस्त महीने में मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया कि हम लोग उसके उद्घाटन के लिए तैयारी कर लें। ठीक है, आपने सुना क्या कहना है यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगस्त तक जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो शुरू हो जाएगा, यानी जो लाइफलाइन कही जा रही है लखनऊ से पूर्वांचल के बीच वो शुरू हो जाएगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कैमरा सहयोगी जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। जॉर्जिया की फेस थेरेपी की तर्ज पर अब बीएचयू के वैज्ञानिकों ने गंगा जल से कोरोना के इलाज का दावा किया है। वैज्ञानिकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय को नोटिस जारी कर बीएचयू वैज्ञानिकों के शोध का क्लिनिकल ट्रायल करने की बात कही है। कोरोना की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और वैज्ञानिक देश में कोरोना के तीसरी लहर आने की आशंका जता रहे हैं। लेकिन इससे पहले बीएचयू के वैज्ञानिकों ने गंगा के पानी से बना एक ऐसा स्प्रे खोज निकालने का दावा किया है जो कोरोना को हराएगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस स्प्रे को कुल 6 बार इस्तेमाल करके कोरोना से राहत पाई जा सकती है और इस दवा का आधार बनाया गया है जॉर्जिया का फेस थेरेपी का सिद्धांत। सीनियर डॉक्टर वीएन मिश्रा की माने तो वायरस को वायरस से खत्म करने का सिद्धांत पहले विदेशों में था, अब इसी को आधार बनाकर एक शोध किया गया है जिसके क्लिनिकल ट्रायल की बात कोर्ट ने कही है। ईश्वर का आशीर्वाद ऐसा है अपने देश पर कि यहाँ फेज की नदी बहती है। जो अपनी गंगा नदी है वो शायद विश्व की सबसे रिच नदी है, जहाँ 1200 प्रकार के फेजेस नेचुरली पाए जाते हैं। मतलब ये बगैर किसी प्रोसेस के ही नेचुरली पाए जाते हैं। और जो मतलब हिमालय के नज़दीक की गंगा है वहाँ की जो फेज क्वालिटी है वायरसेस की वो एकदम अलग है नीचे के हिसाब से। फेस थेरेपी को काशी के वैज्ञानिकों ने अब कोरोना के इलाज के लिए चुना है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि वैज्ञानिकों के शोध के क्लिनिकल ट्रायल में कौन से तथ्य सामने निकल कर आते हैं। अगर ट्रायल में नोजल स्प्रे सफल साबित होता है तो आने वाले दिनों में कोरोना के खिलाफ जंग में ये एक बड़ी सफलता साबित होगी। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। और अब खबरें अवध की सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए रुक करते हैं। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अब सामान रखने में परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पहले आवामा मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए मुफ्त लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराने की नई पहल की गई है। लखनऊ में पूर्व सांसद दाऊद अहमद का अवैध निर्माण गिराया जा रहा था, तभी एक मजदूर मलबे में दबा। लगभग 20 मिनट के बाद मलबे में दबे मजदूर को सही सलामत बाहर निकाल लिया। सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश में प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच विवाद। मामला इस कदर बढ़ गया कि फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान पूर्व प्रधान का रिश्तेदार गोली लगने से घायल हो गया। अंबेडकर नगर में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कटिहरी ब्लॉक में ब्रजेश पाठक ने पौधारोपण किया। बृहद वृक्षारोपण के तहत पौधे लगाए गए और ब्रजेश पाठक ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। फतेहपुर जिले में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर विपक्षियों द्वारा उठाए गए सवाल पर पलटवार भी किया। और अवध सुपरफास्ट के बाद अब खबर आपको देते हैं हापुड़ से। हापुड़ के ब्रज घाट में जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट करते हुए
मासूम बच्चों का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो पुलिस बूथ केंद्र के सामने का है। पहले भी तीर्थ नगरी ब्रजघाट में ऐसे स्टंट की तस्वीरें वायरल होती रही हैं, लेकिन ऐसे मामलों में ब्रजघाट पुलिस का सुस्त रवैया ऐसे स्टंट को रोक नहीं पाता है और इनके हौसलों को बढ़ाता है। आप देखिए कहां से बच्चे कूद रहे हैं नदी में। हापुड़ की ये तस्वीरें, उम्मीद करते हैं प्रशासन, पुलिस के अधिकारी, नजदीकी चौकी इंचार्ज इन तस्वीरों को देखेंगे और इसके बाद ऐसे जानलेवा स्टंट पर रोक लगेगी। हमीरपुर की बात करते हैं। जिले में सनसनीखेज वारदात का मामला है, जहां रास्ते और जुआ खेलने को लेकर विवाद होता है और इस विवाद में गोली चलने लगती है। एक मौत भी हुई है, तो वहीं 3 घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को डॉक्टर्स ने झांसी रेफर कर दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। 3 गोली चली और ज्यादा। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां पर एक मामला किस तरीके से शुरू होता है और कहां तक बढ़ता चला जाता है। एक शख्स की जान चली गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और उन्हें झांसी रेफर करना पड़ा है। ये घटना जो रात में करीब 12 बजे के आसपास हुई है और इसमें मजरूर जो है श्री जयराम है, इनको कस्बे के ही कुछ लड़के थे जिनके करीब 7 और 8 के करीब है। उन्होंने इनके गले में गोली मार करके इनको घायल कर दिया है। इनको तत्काल बेहतर उपचार के लिए झांसी जो है रेफर किया गया और इनका इलाज जो है झांसी में मेडिकल कॉलेज में हो रहा है और इसमें जो है FIR तत्काल पंजीकृत कर ली गई है और इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार। अलीगढ़ में रेलवे पुलिस और बचपन बचाओ संस्था के लोगों ने तस्करी कर ले जाए जा रहे नाबालिग बच्चों को ट्रेन से उतारा और इन बच्चों की संख्या 11, जिनमें से सबसे छोटा बच्चा 11 साल का है। पुलिस ने इन सब के काम के सिलसिले में दिल्ली ले जाए जा रहे कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। हमारे क्या बचपन बचाओ आंदोलन से हमें कंप्लेन गई थी ऑफिस में और कि कामाख्या एक्सप्रेस से बहुत अधिक संख्या में बच्चे जा रहे हैं, S1 में, S2 में, D3 में, T2 में। तो हम लोगों ने कंप्लेन की GRP में, RPF में और यहाँ पर GRP, RPF और चाइल्ड लाइन के साथ हम लोगों ने रेड की है। तो उसमें लगभग 10 से 11। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबर सुपर फास्ट अंदाज में। चलिए रुक करते हैं, जहां गाजियाबाद की बात करेंगे। गाजियाबाद की डासना के नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 युवक को ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मारी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा में आया लव जिहाद का हाई प्रोफाइल मामला। रिटायर्ड और दिवंगत IAS की बेटी से धोखा करने वाला लव जिहादी गिरफ्तार हुआ। आरोपी युवक लखनऊ का रहने वाला है। आरोपी युवक ने आरिफ हाशमी ने आदित्य आर्य बनकर महिला को अपना शिकार बनाया। अलीगढ़ शराब कांड में अब SSP की ओर से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। SSP अलीगढ़ कलानिधि नैथानी ने 27 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है, जिसमें 4 शराब माफिया, 2 फैक्ट्री मालिक, 5 शराब तस्कर, 5 सेल्समैन, 4 ठेका संचालक और अन्य सहयोगी शामिल हैं। मैनपुरी में इटावा रोड पर एक रोडवेज की बस में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 19 यात्री जख्मी हो गए। 14 NCC कैडेट की छात्राएं भी हैं। 6 यात्रियों को सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हापुड़ में केमिकल से भरे ट्रक में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग की संभावना जताई जा रही है। घटना का वीडियो वायरल है। अमरोहा में पत्नी के कहने पर कलयुगी बेटे ने चप्पलों से बुजुर्ग मां को जमकर पीटा। बुजुर्ग महिला को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इसके बाद शख्स ने अपनी मां को घर से बाहर भी निकाल दिया। उत्तराखंड में मंत्रियों को आज प्रभार सौंपा जाएगा। कल पुष्कर सिंह धामी ने CM पद की शपथ ले ली है। उत्तराखंड के 11वें CM बने हैं पुष्कर सिंह धामी। 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। ये कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें 3 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते नजर आए हैं, लेकिन आज प्रभार दिया जाएगा। कल 8 बजे बीजापुर गेस्ट हाउस में कैबिनेट की पहली मीटिंग हो चुकी है, लेकिन आज नजर तमाम पोर्टफोलियो पर रहेगी। और रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, अब तो सभी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री कोई रहा नहीं, तो ऐसे में जो पोर्टफोलियो होगा उसका बंटवारा किस तरह का होगा?
बिल्कुल राजीव, देखिए क्योंकि अभी जो कल शपथ हुई है उसमें अब 11 के 11 मंत्री कैबिनेट मंत्री बन गए हैं और 3 मंत्रियों का इसमें कद बढ़ा है। बात करें रेखा आर्य की, धन सिंह रावत और इसके साथ ही यतीश्वर आनंद, जो पहली बार जब तीरथ सरकार आई तो वो राज्य मंत्री बने थे। तो ऐसे में तीनों को अब कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया है, यानी कि 11 लोगों का जो है कैबिनेट वो अब उत्तराखंड को मिल गई है। और ऐसे में अब जो बात है वो है विभागों के बंटवारे की, लेकिन संभवतः यही माना जा रहा है कि जिस हिसाब से समय कम है, ये जो पहले से विभाग सभी के पास थे उन्हीं विभागों को दिया जाएगा और उन्हीं विभागों का बंटवारा संभवतः हो सकता है। और कुछ इस पर फेरबदल की अभी तक फिलहाल कोई चर्चाएं नहीं है। तो यही लग रहा है कि जो विभाग जिस मंत्री के पास थे वही विभाग उनको दिए जाएंगे। जहां तक कल की बात है तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। रात को जो है पहली कैबिनेट भी जो है पुष्कर सिंह धामी ने ली है। हालांकि कैबिनेट में कोई एजेंडा नहीं रहा बल्कि संकल्प लिए गए। और सबसे जो खास बात थी, क्योंकि पहले भी जिक्र किया था जब पुष्कर सिंह धामी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तब भी हमने बताया था कि उन्होंने कहा है कि मेरा सबसे बड़ा विजन जो है रोजगार को लेकर रहेगा। मैं युवाओं के बीच रहा हूँ, छात्र राजनीति से आगे बढ़कर आए हूँ और आज मुखिया की कमान मुझे हाईकमान ने सौंपी है। तो ऐसे में रोजगार को लेकर ही कल कैबिनेट में बातें हुई और एक संकल्प लिया गया कि उत्तराखंड में किस तरीके से बेरोजगारी को कम किया जा सके। तो इस वक्त जो है जो युवाओं की नजर है वो रोजगार को लेकर है और यही कल कैबिनेट बैठक का लबो-लुभाव पूरा कल रहा। तो ये आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तो विभागों के बंटवारे होने हैं, समय कम है और ऐसे में जो तमाम विभाग जिन मंत्रियों पर पहले से हैं उन्हीं को देने की फिलहाल चर्चाएं हैं, ताकि किसी भी तरीके से इतने कम समय में कि कोई नया विभाग नए मंत्री को दिया जाता है तो सीधे तौर पर यह देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं उन विभागों का इतने कम समय में उन पर काम नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही बात करें तो मुख्यमंत्री पर जो है काफी विभाग है और उन विभागों में से चाहे हम बात करें तो बहुत मुख्य है, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है, PWD है, आबकारी है, ये विभाग जो है पहले मुख्यमंत्री पर ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये विभाग अब किसी को दिए जा सकते हैं? तो संभवतः जिस तरीके से राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कद बढ़कर वो कैबिनेट मंत्री हो गए और उनकी जो नाम है वो CM के रेस में भी था, आगे चल रहा था, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि धन सिंह रावत को जो है कुछ और विभाग भी दिए जा सकते हैं। यतीश्वर आनंद की बात करें तो वो पहली बार राज्य मंत्री बने और अब उनका कद बढ़ गया, वो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। रेखा आर्य पहले भी राज्य मंत्री थी लेकिन अब वो कैबिनेट मंत्री बन गई है। तो आज की जो पूरे दिन भर की जो हलचल है और ये दर्शकों को हम बताएंगे कि अब कौन सा विभाग कौन से मंत्री पर जाने वाला है। बनाए रखें क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। फिलहाल आप बता रहे हैं कि संभावनाएं फेरबदल की बहुत कम है। हालांकि मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है उनमें से कुछ विभाग जो राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बने हैं उनको दिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पुष्कर सिंह धामी राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं इसे उनके परिवार से बेहतर कौन जानता होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद जितनी खुशी पुष्कर धामी को है उतनी ही खुशी उनके परिवार को भी। ABP गंगा ने पुष्कर सिंह धामी के परिवार से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है और युवा चेहरा हैं और आगे उनके लिए कुछ चुनौती जरूर होंगी, लेकिन वो उन चुनौतियों को कैसे पार पाते हैं ये भी देखने वाली होगी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी गीता धामी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उन्हें कब पता लगा कि उनके पति मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने वाले हैं। मैडम स्वागत है आपको ABP गंगा पे और बहुत बधाई पहले तो आपको, कैसे पता लगा? देखिए जैसे डेली की तरह चल रहा था सभी कुछ और न्यूज़ के माध्यम से ही हमें पता चला था। ऐसा तो कुछ ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं था क्योंकि नाम तो कई सारे चल रहे थे वहाँ पे और न्यूज़ के माध्यम से ही पता चला था। एक इच्छा होती है कि कभी थोड़ी सी सुगबुहाट होती है तो पता लग जाता है कि एक घर में एक बहुत बड़ा कोई आदमी है तो वो बड़े पद पे जाने वाला है। तो पहले कुछ ऐसी सुगबुहाट थी क्योंकि 2 बार के विधायक भी हैं, कभी एहसास हुआ हो आपको कि पति इतने बड़े पद पे जा रहे हैं? देखिए जिस प्रकार से धामी जी का संघर्ष है और जो भी आज तक उनको दायित्व मिला है, जो भी पदभार मिला है, उस पे उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है और जिस प्रकार से वो संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो और बहुत सारे कार्य किए हैं उन्होंने अपने विधानसभा में और उससे पहले भी जो भी जिम्मेदारियां मिली थी उसमें भी उन्होंने जो है जिम्मेदारियों से ऊपर उठ करके कार्य किए थे। तो हमेशा रहता था कि जो है एक ना एक दिन ये ज़रूर जो है ऊंचे पद पर जाएंगे, एक ना एक दिन जो है पूरे प्रदेश का नेतृत्व उनके हाथों में आएगा, उसको जो है पूरा करेंगे। एक ये भी रहा है कि जब त्रिवेंद्र जी ने शपथ ली थी तो उनका नाम मंत्रिमंडल पद के लिए चला कि वो मंत्री बनने वाले हैं। फिर तीरथ जी आए, फिर वो दिल्ली की दौड़ लगाते रहे कि मंत्री बनने, एकदम से मुख्यमंत्री। तो कितना सहयोग आपका परिवार का उनके साथ रहा है और आगे कितना रहेगा? देखिए नाम तो क्योंकि पहले से ही चलता आया है और सभी को उनकी योग्यता में, उनकी मेहनत में, उनके संघर्ष में, उनके कार्य करने की शैली पर पूरा विश्वास रहा है
और नाम चलता रहता था और जो है लेकिन आ नहीं पाया था, तो अब कुछ बात रही होगी, हो सकता है। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि जब विधाता ने, जब भगवान ने जिसके सिर पर ताज जब पहनाना होता है उसी समय में वो पहनाया जाता है।